स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चल रही है क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो देखिए, मैं सबसे एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं यहाँ पर कि अब सीबीएसई वाले बच्चों और एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए कुछ भी अलग नहीं रहा है। ओके, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी वाली बात है कि एनसीईआरटी की ही जो सिलेबस है, जो बुक्स हैं, वही एमपी बोर्ड में चलेंगी और सीबीएसई में तो वो चलती ही थी। इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि जो सीरीज़ मैं यहाँ पर चला रहा हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए, तो सीबीएसई वाले बच्चे तो इस सीरीज़ को फॉलो कंटिन्यू कर ही सकते हैं, एमपी बोर्ड वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। जो आज का हमारा टॉपिक है ये है द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसमें कि ये हमारा पार्ट 2 है चैप्टर 1 का। पार्ट 1 मैंने बना दिया है और पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है कोल्ड वॉर एरा, और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया हुआ था कि क्या था कोल्ड वॉर। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ कोल्ड वॉर में, दैट वॉज एज यू नो क्यूबन मिसाइल। वाई डिड द स्मॉल स्टेट्स ज्वाइन द ब्लॉक्स। तो हम अलायंस को तो पढ़ेंगे, बट हम अलायंस को पढ़ने के पहले ये भी देख लें कि अलायंस जो बने यूएस यूएसएसआर के, यूएस में शामिल कुछ कंट्रीज़ हो गई, जैसे कि जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी, दे वर ज्वाइन विद द यूएस और दे वर ज्वाइंड इन द अलायंस ऑफ यूएस। और जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी, दे ज्वाइंड यूएसएसआर। तो छोटी छोटी कंट्रीज़ होती हैं जो वेस्ट यूरोप में अगर आप कभी देखेंगे तो बहुत छोटी छोटी कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ होती हैं। इसके अलावा फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, ये सारी बहुत छोटी कंट्रीज़ हैं। ओके, पुर्तगाल हुआ। सेम ईस्ट यूरोप में आप देख सकते हैं तो वहाँ भी पोलैंड हुआ, हंगरी हुआ, ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। तो क्या ज़रूरत थी इन स्मॉल स्टेट्स को अलायंस से मिलने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। तो ज़रूरत ये थी कि जब भी हम किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी के साथ अलायंस में शामिल होता है, तो हर चीज़ की कीमत होती है मेरे दोस्त। तो वो कीमत क्या थी? वो कीमत ये थी कि यूएस यूएसएसआर ने इन कंट्रीज़ को शामिल करने के बदले में ये बोला, क्या बोला, कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, प्रोटेक्शन देंगे आपके लिए वीपन्स देंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे। ओके, जैसे कि अगर आपका देश परेशान है तो आप इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे, कितनी बड़ी बात है, बिकॉज उस समय यूएस और यूएसएसआर सुपर पावर थे, तो दे हैड द ह्यूज मनी। दैट्स वाई इनको प्रोटेक्शन दी मिलने की वजह से, वीपन्स मिलने की वजह से, एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सपोर्ट मिलने की वजह से छोटी छोटी कंट्रीज़ ने, स्टेट्स का मतलब यहाँ पर कंट्रीज़ है, इन दोनों ब्लॉक्स को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर एक बात और मेंशन है, ये इसलिए भी किया गया क्योंकि बहुत सारे देशों का आपस में पड़ोसी देशों के साथ झगड़ा था, तो झगड़े को शॉर्ट करने के लिए भी ज़रूरी थे कि कुछ वीपन्स मिले, कुछ सपोर्ट मिले। इसलिए भी इन स्टेट्स ने, इन स्मॉलर कंट्रीज़ ने दोनों के दोनों मिलिट्री ब्लॉक्स को ज्वाइन किए। मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसा कि आपको बताया कि एक था वेस्टर्न यूरोप, एक था ईस्टर्न यूरोप, और जो 2 कैंप्स हैं उनके नाम मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो कि ये दोनों सुपर पावर्स का जो काम था वो ये था कि एक दूसरे को डराया जाए और एक दूसरे को जो सपोर्ट करने वाली कंट्रीज उनको अपनी तरफ कर लिया जाए। बट प्रैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज आप समझते हैं कि हर एक चीज़ का एक एक्सिस होता है, एक रेडियस होता है, और उसी रेडियस में वो चीज़ें काम करती हैं। तो सेम हुआ, जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी, ऑफ कोर्स वो किसको ज्वाइन करेंगी? यूएस को ज्वाइन करेंगी। तो ज़्यादातर जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी, दे साइडेड विद द यूएस। सेकेंडली, जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ थी, उन्होंने ज्वाइन किसको लिया? सोवियत यूनियन को, या जिसको आप यूएसएसआर बोलते हैं, इसको ज्वाइन कर लिया। आप सोवियत यूनियन बोल रहे हैं, यूएसएसआर बोल रहे हैं, बोथ आर द सेम टर्मिनोलॉजीज हेयर। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू विथ दिस मैप रिप्रेजेंटेशन हेयर कि किस तरह का उस समय का माहौल रहा होगा। तो इन दोनों कैंप्स को बोलते थे हम वेस्टर्न ईस्टर्न अलायंसेस। ओके, इनको कई लोग उस समय बोलते थे कि ये वर्ल्ड जैसे हैं, जैसे कि एक होता था आपका
फर्स्ट वर्ल्ड, एक होता था सेकंड वर्ल्ड, एक होता था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। इट मीन्स फर्स्ट वर्ल्ड को ये लोग बोलते थे कि जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, दे वर जनरली एस, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये मेनली होती थी कौन सी, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री। तो इनको ही बोलते थे कि हम वेस्टर्न ब्लॉक बोलते थे, या यूएस को जो सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ थी, ये कंट्रीज़ ये वाली थी। ओके, और इन्हीं कंट्रीज़ के ग्रुप को बोलते हैं क्या, नेटो। क्या बोलते हैं, नेटो। तो एज यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हैं कि जो येलोइश कलर में यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है ये है नेटो मेंबर्स का। ओके, और सेम हेयर यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसके लिए, यूएसएसआर की तरफ जो कंट्रीज़ थी उनके लिए। तो इस तरह से ये दो मिलिट्री ब्लॉक बनाए गए और कोल्ड वॉर कंटिन्यूसली चलता रहा। अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ दिया हुआ है कि जो वेस्टर्न अलायंस है इसका क्या नाम था। तो एज आई टोल्ड यू, इसका नाम था क्या, नेटो। मतलब ये एक इसका फॉर्मल नेम है नेटो का, वैसे इसको वेस्टर्न अलायंस बोलते थे, बट इसका जो ऑफिशियल नेम है दैट इज़ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपसे ये पूछ सकते हैं इन एग्ज़ाम कि कौन सी ईयर में एग्जिस्टेंस में आया। सो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ 1949 इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो इस तरह सिस्टम ये पूरा चलने लगा। ओके, अब सबसे बड़ी बात क्या थी मिलिट्री ब्लॉक बनाने की, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें तो बताई कि कुछ इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें होती हैं, बट सबसे ख़ास बात ये थी अमेरिका का या यूएस का ये पहल करने की, ये शुरुआत करने की, कि नेटो में उस समय 12 स्टेट्स थे, मींस 12 कंट्रीज़ थी, और नेटो पर जिन 12 कंट्रीज़ ने साइन किए, डॉक्यूमेंट पर साइन किए, तो उस डॉक्यूमेंट में ये मेंशन था कि अगर कोल्ड वॉर चल रहा है भैया, अगर अटैक कल को यूरोप पर या नॉर्थ अमेरिका पर होता है, तो ये अटैक ऐसा माना जाएगा कि भाई पूरा यूएस पर ये अटैक है, मीन्स नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ पर अगर यूएसएसआर अटैक कर देता है, तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि ये अटैक हम पर है। हम पर मतलब ये जो कंट्रीज़ जुड़ी हुई थी इन सभी पर है, और आपको यूएस को सपोर्ट करना पड़ेगा अगर वॉर होता है तो। हालांकि पॉसिबिलिटीज़ कम थी, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ था, तो अमेरिका तो खुद भी टेंशन में था, यूएस जिसको आप बोलते हैं कि अरे हम तो वॉर नहीं करना चाहते, कि अगर वॉर करना होता तो मैंने आपको बताया मेरे प्रीवियस वीडियो में कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के समय ही वॉर हो जाता, मतलब वर्ल्ड वॉर थर्ड शुरू हो जाता। बट आप समझती हो कि वर्ल्ड वॉर लड़ना इतना आसान नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही ये जो सुपर पावर्स थे, उस समय तो खैर ऐसा है कि 4-5 कंट्रीज़ जो थी अलाइड फोर्सेस, ये सबके सब की इकनॉमी, सबकी सब देशों की जीडीपी बर्बाद हो गई थी। बिकॉज वॉर मतलब समझ रहे हैं आप, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई करना, जिसका मेंटेनेंस करने में वक्त लगता है। तो ऑफ कोर्स कोल्ड वॉर चल रहा था। वॉर की सिचुएशंस तो मतलब जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है ये तो बहुत ही कम देखने को मिला हुआ है पूरे कोल्ड वॉर में। ओके, तो ये मैंने आपको बताया नेटो के बारे में, नॉर्थ अमेरिका के बारे में। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है कि अमेरिका ने 1949 में ग्रुप बना लिया, तो सीधी सी बात है भाई कि यूएसएसआर को भी तो अब लगेगा ना कुछ, कि यार हमको भी कुछ करना चाहिए, हम क्यों पीछे रहें। तो इसीलिए ईस्टर्न अलायंस या जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी इनके साथ यूएसएसआर ने भी एक एग्रीमेंट साइन किया, एक पैक्ट साइन किया, जिसको आप बोलते हैं क्या, वार्सा पैक्ट। आप बोलते हैं मीन्स वार्सा पैक्ट उसका नाम है। ओके, और ये बिल्कुल ठीक 1949 से 6 साल बाद 1955 में ऑफिशियली इसको नाम दिया गया। और इसका फंक्शन वही था, क्या फंक्शन होगा कि भाई जो भी नेटो फोर्सेस करेंगी उसको काउंटर करने का काम यूरोप में ये ईस्टर्न अलायंस या फिर वार्सा पैक्ट में जो कंट्रीज़ ने साइन किया हुआ है वो कंट्रीज़ मिलके करेंगी। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं हम। द रीजनल मिलिट्री अलायंस। देखिए क्या होता है कि आप समझ रहे हैं कोल्ड वॉर दो सुपर पावर्स के बीच में है और पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। एक तरफ यूएस है, एक तरफ यूएसएसआर है, मींस एक तरफ फर्स्ट वर्ल्ड है, एक तरफ सेकंड वर्ल्ड है। और उस समय बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ थी, मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में है, लिखा मेंशन है, आप देखिएगा कि ऐसी कई कंट्रीज़ थी जो उस समय
जो उस समय आज़ाद हो रही थी, तो वो एक थर्ड वर्ल्ड भी था। तो क्या हुआ कि यूएस और यूएसएसआर ने तो अपने ग्रुप्स बना लिए नेटो और वार्सा के नाम से, लेकिन यूएस को ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को मेरी डोमिनेंस को कुछ दूसरे कॉन्टिनेंट में भी तो फैलाना चाहिए, मतलब वहाँ भी हमारे कुछ ऐसे लोग तो हों जो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको दे सकें कि वहाँ क्या हो रहा है, क्या कैपिटलिस्ट मॉडल हमारा काम कर रहा है वहाँ पर, या ये लोग कम्प्लीटली सोशलिस्ट होना चाहते हैं। तो इसलिए यूएस ने रीजनल मिलिट्री लाइंस बनाने का काम भी शुरू कर दिया। तो कोल्ड वॉर के समय ही सुपर पावर्स को ये समझ में आ गया था कि हमको कैसे भी करके अपना रीजनल लाइंस बनाना है। और आप समझते हैं कि यूरोप एक बहुत इम्पॉर्टेंट कन्फ्लिक्ट का एरिया था, बट इसके अलावा भी यूएस ने यूएसएसआर ने पूरी दुनिया में इनको जहाँ जहाँ मौका मिला वहाँ डिफरेंट डिफरेंट अलाइंसेस या रीजनल अलाइंसेस बनाना शुरू किए। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब ईस्ट यूरोप में लगा यूएसएसआर को कि हमको कहीं ना कहीं इंटरफ्रेंस करना चाहिए, तो पोलैंड में यूएसएसआर घुस गया, उसने अपनी टांग अड़ा दी। ओके, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई। ऐसे ही सेम आप देख सकते हैं कि यूएस ने किया तो उसने एशिया में कुछ कंट्रीज़ को अपने तरफ करने की कोशिश की, तो इस तरह की चीज़ें हुई। तो सोवियत यूनियन ने अपना इन्फ्लुएंस ईस्टर्न यूरोप में दिखाया, वहाँ की ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ थी वहाँ पर अपनी आर्मी को भेजकर फोर्सफुली वहाँ की गवर्नमेंट को हटवा दिया, वहाँ के लोगों को परेशान किया गया, ज़बरदस्ती इम्पोज की गई आइडियोलॉजी सोशलिस्ट सिस्टम की कि आप कम्युनिस्ट बनिए। ओके, इस तरह का सिस्टम चलता रहा। देन अब हम बात करते हैं कौन कौन से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बने, जैसे कि मैंने आपको हेडिंग बताया था। तो जो अमेरिका या यूएस ने जो एक अलायंस सिस्टम बनाया या जो लोकल या रीजनल अलायंस सिस्टम बनाया, इसमें दो बने। वो कौन कौन से बने? ये बने थे एक तो वेस्ट एशिया में जिसको हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, और एक साउथ ईस्ट एशिया में, और एक ईस्ट एशिया में। और इन अलायंस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? एक को बोलते हैं सीटो और एक को बोलते हैं सेंटो। सीटो मीन्स साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स सेंटो मीन्स सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखिएगा एक खास बात कि ये यूएस ने बनाए थे, ये वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस थे। ओके, अब सोवियत यूनियन ने क्या किया? सोवियत यूनियन ने ये किया कि उसके पास कोई ऐसा मौका नहीं था, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप की तरफ की कंट्रीज़ उसने अपनी तरफ कर ली थी, सोवियत यूनियन मतलब यूएसएसआर ने। तो इसने क्या किया कि जो कुछ कंट्रीज़ ने सोचा कि यार यूएसएसआर की आइडियोलॉजी अच्छी है, हमको कम्युनिस्ट रूल लाना चाहिए हमारे देशों में, तो ऐसे देशों ने यूएसएसआर का या सोवियत यूनियन का साथ दिया। एंड दिस कंट्रीज़ वर चाइना, जो आज भी एक कम्युनिस्ट मॉडल पर काम करता है, कम्युनिस्ट कंट्री है। ओके, ऐसे ही उस समय जो नॉर्थ वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया है, इराक है, वहाँ पर सोवियत यूनियन ने अपने रिलेशंस स्ट्रॉन्ग कर लिए, अपने बॉन्ड्स टाइट कर लिए। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, ये मैंने आपके लिए आज का पूरा एक सीक्वेंस बताया कि किस तरह से दो पावर ब्लॉक्स का ओरिजिनेशन हुआ इन टर्म्स ऑफ कोल्ड वॉर। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम हमारी नेक्स्ट हेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से नैम बना, इस मीन्स थर्ड वर्ल्ड बना, इंडिया ने उसको रिप्रेजेंट करना शुरू किया, और भी बहुत कुछ हम देखेंगे। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ ट्यूटर पॉलिश के साथ। मिलते हैं, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।